अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि भारत जो है वो डैश के उत्तर में स्थित है। क्या प्रधान मध्य 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 में मेडिन रेखा के उत्तर में स्थित है, मकर रेखा के उत्तर में स्थित है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, कि भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है? आपको पता होगा कि पृथ्वी जो है वो हमारा गोल है, और इसके ऊपर से जो गुजरता है उसको कहते हैं हम लोग कर्क रेखा, और इसके ठीक नीचे से गुजरती है उसको हम लोग कहते हैं मकर रेखा, और इसके बीचों बीच जो गुजरती है उसको हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा, या तो फिर इसको 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, इक्वेटर भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो भारत जो हमारा गुजरता है वो आपका गुजरता है कुछ इस लोकेशन से गुजरता है, जैसा कि आपको पता होगा यहाँ से इस तरीके से गुजरती है, ये भारत गुजरती है। और भारत जो है वो ये कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो भारत जो है वो भूमध्य रेखा क्या है, उत्तर में स्थित है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि सरफ्रिक मुद्दा जो है वो आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो ये कहता है कि भारत और डैश के बीच में एक मुद्दा है। सरफ्रिक मुद्दा की मैं बात करता हूँ, सरफ्रिक मुद्दा की अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो है वो एक विवादित एरिया है जो कि आपका गुजरात के कच्छ के रन में पड़ता है, और इसके बीच में हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा तनाव बना रहता है। लेकिन इसके बीच जो है वो आपका ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय हुआ करता था, 1965 की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में जब विवादित एरिया जब खड़ा हुआ था, तब जो है वो वहाँ के प्रधानमंत्री ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जो बीच में सुलझाने की कोशिशें की थी कि आपस में आप जो है वो शांति बनाए रखिए, मतलब कि आपस में सहयोग शांति बनाए रखिए। लेकिन फिर भी मामला सुलझा था कि नहीं सुलझा था, लेकिन वो बात तो है। लेकिन ये जो है वो भारत के गुजरात के कच्छ के रन में, और ये 96 किलोमीटर की दलदली एरिया में ये फैला हुआ है। ये पाकिस्तान के सटे हुए बिल्कुल सिंध प्रांत से लगे हुए है, और इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान हो जाएगा। बट ये सुलझ पाया कि नहीं सुलझ पाया? नमस्ते दोस्तों, एसएससी जीडी की नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आप सभी को स्वागत है। तो चलिए हम इसकी रिवीजन करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि भारत के किस राज्य में निंगथौज वंश का शासक था? तो भारत के किस राज्य में निंगथौजा वंश का जो शासन शासन था वो किस राज्य में था? तो आपको पता हो कि निंगथौजा जो वंश हुआ करता था वो मणिपुर राज्य में हुआ करता था। मणिपुर में निंगथौजा वंश की स्थापना जो होती है वो आपका होती है कब? 33 ईस्वी में होती है, जिसमें परिवारों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो 125 परिवार उसमें हुआ करता था, जिसकी संस्थापक मानी जाती है नोंगडा लारेन पंखाबा को मानी जाती है। मणिपुर की पहली नाम की बात करते हैं तो इससे पहले, मतलब मणिपुर से पहले नाम इसका हुआ करता था कनलेपाक, इसका नाम हुआ करता था। अगर मैं बात करता हूँ मणिपुर को पहले किस नाम से बुलाते थे वर्मियों के द्वारा, तो वर्मियों के द्वारा मणिपुर को पहले कथे के नाम से माना जाता बुलाता था। आसामियों के द्वारा जो है वो मणिपुर को मोगली मितवी के नाम से इसको बुलाया करता था। अगर मैं यहाँ पे कुछ आपको ट्रिक देना चाहूँ तो ट्रिक ये है कि आप देखिए कि ये निंगजा थौजा की जो इम्पोर्टेंट बनती है वो बनती है। तो निंग थौजा की वंश की संस्थापक जो है वो आपका है नोंगडा लारेन पंखावा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसको कैसे आप याद रखिएगा? देखिए, थौजा थौजा से आप याद रखिएगा हैजा, थौजा हैजा। तो हैजा होती है, आप कहें कि हैजा होती है हैजा, और हैजा से आप याद रखें कि जब हैजा होती है किसी को तब लार टपकती है। क्या टपकती है? लार, लार टपकती है। यहाँ पर लिखा हुआ है लारेन, लार टपकती है तब उसको पंखा से होंकते हैं लोग, पंखा से उसको हवा देते हैं, पंखा वाली जगह में रखते हैं, यानी कि लारेन पंखावा। अब आप ऐसे कुछ आइडिया लगा लीजिएगा। देखिए पूरा ए टू जेड तो नहीं ट्रिक बन पाएगा, लेकिन कुछ कुछ मैं हर एक क्वेश्चन में आपको ट्रिक देने की कोशिश करूंगा, जिससे आप क्वेश्चन को देखकर कुछ आंसर तक पहुंच पहुंच सकते हैं। बस हमें तो आंसर तक तो पहुंच
अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है। तो एलिफेंटा की गुफाएं जो है वो निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है। तो भगवान शिव को समर्पित है। भगवान कृष्ण को बिल्कुल भी नहीं, भगवान कृष्ण को बिल्कुल भी नहीं, भगवान राम को बिल्कुल भी नहीं, भगवान गणेश को बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं बात करता हूँ भगवान शिव के बारे में, तो एलिफेंटा की गुफाएं और आपका एलोरा की गुफाएं, एक तो होती है एलिफेंटा की गुफाएं, एक तो एलोरा की गुफाएं होती है। तो इन दोनों को दोनों आपका कहाँ पे है जी, तो आप कहेंगे इसमें 34 गुफाएं हैं भाई। इसमें 34 गुफाएं हैं जो कि आपका कहाँ है, महाराष्ट्र में। इसको निर्माण किसने करवाया था, तो आप कहेंगे इसकी निर्माण जो करवाया था वो राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा करवाया गया था। जिसकी जो है वो और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन था जी, तो आप कहेंगे राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक था बुदंती दुर्ग था, या तो बुदंती दुर्गम भी आप कह सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ राष्ट्रकूट शासक का, जब शासक हुआ करता था तब उस समय राजधानी हुआ करता था मान्य खेत, या तो फिर मान्य खेत उसको बोल सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ एलिफेंटा की गुफाएं या तो फिर एलोरा की गुफाएं की, जिसमें आपका जो है वो 34 गुफाएं मौजूद है, जिसमें से अभी वर्तमान में 7 को शामिल नहीं किया गया है। बाकी सभी को यूनेस्को साइट में, यानी कि 1987 में इसको विश्व धरोहर में इसको शामिल कर लिया गया। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ ट्रिक बताना चाहता हूँ। जैसे एलिफेंटा की गुफाएं हैं और आपका एलोरा की गुफाएं हैं, ये कहाँ पे है जी, तो आप कहेंगे ये जो है वो राष्ट्रकूट में है। तो ये राष्ट्रकूट में है, तो यानी कि राष्ट्रकूट ये कैसे नाम, महाराष्ट्र कैसे नाम पड़ा, तो ये राष्ट्र से नाम पड़ा, महाराष्ट्र, यानी कि राष्ट्र को महाराष्ट्र महा, महा के बाद रा आती है, तो यहाँ से रा से शुरू होती है राष्ट्रकूट, यानी कि राष्ट्रकूट है, तो ये महाराष्ट्र में हो सकती है। तो महाराष्ट्र में हो सकती है कि महाराष्ट्र में है ही, जिसको जो है वो महाराष्ट्र में इकोनॉमिक, आपको पता है कि इकोनॉमिक कैपिटल जो मानी जाती है वो भारत की वो मुंबई को मानी जाती है। तो वहां पे जो है वो लोग बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं। उनकी दांत भी जो होती थी ना वो दंत दुर्ग होती है, यानी कि दुर्ग मतलब दूर से आपको दिखने लगती है। कुछ इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। बाकी आप जैसे चाहे वैसे याद कर सकते। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि चंदावर का युद्ध, द बैटल ऑफ चंदावर, द बैटल ऑफ चंदावर, कहता है कि चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था। चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था। आप देख सकते हैं दोस्त, जयचंद्र और महमूद गजनबी के बीच बिल्कुल भी नहीं। पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान को ही बोलते हैं। तो पृथ्वीराज तृतीय और आपका जो है वो मोहम्मद गजनबी, नहीं बिल्कुल भी नहीं। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच बिल्कुल भी नहीं। ये तो होती है, मैं आगे आपको बताता हूँ। देखिए अच्छा चंदावर जो है वो कहाँ पे पड़ती है, आप कहेंगे चंदावर जो पड़ती है दोस्त वो पड़ती है आपका चंदावर जो पड़ती है वर्तमान में, यानी कि आधुनिक में अभी जो पड़ती है वो आपका फिरोजाबाद में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है, फिरोजाबाद में पड़ती है। फिरोजाबाद कहाँ पे है, तो आप कहेंगे यूपी में। चंदावर की अगर मैं बात करता हूँ तो चंदावर पर एक वंश उस समय शासन करता था जिसका नाम था गढ़वाल वंश। क्या था, गढ़वाल वंश जो है वो चंदावर पर शासन करता था। और उस चंदावर का ये गढ़वाल वंश के संस्थापक जो था वो कौन था, तो आप कहेंगे यशो वर्मन, या तो फिर यशो विग्रह नाम था इसका। तो कहीं पे आपका यशो वर्मन लिखा हुआ रहता, कहीं पे यशो विग्रह नाम रखा था। तो ये जो था वो आपका गढ़वाल वंश का संस्थापक था। और गढ़वाल वंश पर जो एक राजा था जो कि शासन कर रहा था, जिसका नाम था जयचंद्र। जयचंद्र ने क्या किया कि जयचंद्र ने इनविटेशन डाल दिया किसको, मोहम्मद गौरी को डाल दिया। किसको डाल दिया, मोहम्मद गौरी को इसने इनविटेशन डाल दिया कि आप जो है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं, आइए आइए हमारे दिल्ली सल्तनत को लूटिए। मोहम्मद गौरी को वहां से दौड़ते बोलता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा धन दौलत है। मोहम्मद गौरी वहां से दौड़ते दौड़ते आती है। जब आती आती मोहम्मद गौरी जब, अच्छा यहाँ पर नहीं नाम मैंने आपको बताया, जयचंद्र की एक बेटी हुआ करता था संयोगिता। क्या नाम था, संयोगिता हुआ करता था, इसकी बेटी था, जो कि पृथ्वीराज चौहान की गर्लफ्रेंड थी, यानी कि पृथ्वीराज चौहान से वो प्रेम करती थी और इसे शादी भी इन्होंने कर लिया। तो इसलिए जयचंद्र जो था ना वो पृथ्वीराज चौहान से बिल्कुल नाराज रहता था। इसलिए जो है वो जयचंद्र ने इसके खिलाफ, यानी कि ये बिल्कुल अपने थे,
तो क्योंकि इसका तो दामाद हुआ ना ये, तो बिल्कुल अपने थे ये, बिल्कुल एकदम 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 अपना थे। अपना मतलब कि ये जो हुआ वो पृथ्वीराज चौहान का ये जो हुआ वो ससुर हुआ। तो इन्होंने इनविटेशन डाल दिया किसको, मोहम्मद गौरी को, कि आइए हमारे दिल्ली सल्तनत को लूटिए, जबकि इसका ये दामाद हुआ करता था और इसका ये ससुर हुआ करता था। तो जब इनविटेशन डाला तो मोहम्मद गौरी वहां से दौड़ते हुए आती है और पृथ्वीराज चौहान को कहती है कि चल तू हट। तो बोलता है पृथ्वीराज चौहान कि मैं नहीं हटूंगा, मैं नहीं हटूंगा। तब जो होता है वो आपका तराइन में इसका भिड़ंत होती है और तराइन का युद्ध में इसकी लड़ाई हो जाती है। दो यहाँ पर दो युद्ध होती है। एक तो होती है आपका होती है 1191 में, और एक तो होती है 1192 में होती है। 1191 में होती है पृथ्वीराज चौहान उधर से आती है, पृथ्वीराज चौहान इधर से जाती है और उधर से मोहम्मद गौरी जिसको इनविटेशन डाला था जयचंद्र ने, उधर से आती है। दोनों को भिड़ंत होती है जिसमें क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पहले बार में हरा देती है। तब जो है वो फिर से जयचंद्र जो है वो नाराज हो जाती है, कहती है कि मेरे द्वारा बुलाई गई जो इसके खिलाफ प्रतिद्वंदी है उसको जो है वो इन्होंने हरा दिया। फिर 1192 में फिर अटैक करती है किसने, मोहम्मद गौरी ने, क्योंकि मोहम्मद गौरी तो यहाँ पे हार गए थे, तो मोहम्मद गौरी के यहाँ पे जीतना था। मोहम्मद गौरी उधर से फिर आती है पूरा सेना को लेकर के और पृथ्वीराज चौहान को इस बार पराजित कर देती है। अब अपने ही ने, अब जब पृथ्वीराज चौहान ने धोखा दे दिया था तब जयचंद जयचंद जिसने मोहम्मद गौरी को बुलाया था उसको लगा था कि पृथ्वीराज चौहान को हरा करके ये चला जाएगा, लेकिन मोहम्मद गौरी चाहता नहीं है बल्कि अपनी कुर्सी जमा लेता है। तब जो होती है जयचंद्र की इससे लड़ाई हो जाती है जिसको कहते हैं चंदावर का युद्ध 1194 में, जिसमें मोहम्मद गौरी जो है वो जयचंद्र को हरा देती है। अब इसको समझ में आया कि साला हमने तो बहुत ज्यादा गलती किया था, हमने तो अपने को ही धोखा दे दिया। और जब अपनों को आपको पता है ना कि जब अपनों को धोखा ही देते हैं तभी लोग कमजोर होते हैं, नहीं तो ऐसे लोग कमजोर नहीं होते। ऐसे तो पूरी इतिहास गवाह है कि अगर साथ मिलकर आते हैं तो पूरे इतिहास में कोई भी ऐसा माय का लाल नहीं है जो हरा सकता है, लेकिन जब अपनों धोखा देता है तब जो है वो एक शेर भी एक शेर भी एक सियार के समान हो जाती, एक लोमड़ी के समान हो जाती। इसलिए कभी भी अपनों को धोखा नहीं देनी चाहिए। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस देश के अधिकार पत्र से प्रेरित है। तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस देश के अधिकार पत्र से प्रेरित है। तो किस देश से अधिकार मतलब मौलिक अधिकार जो है वो प्रेरित है। आप कहेंगे ये जो है राइट उत्तर हो जाएगा यूएसए, यानी कि अमेरिका के संविधान से जो है वो मौलिक अधिकार लिया गया। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान में पहले से था। मैं आपको अमेरिका के संविधान के बारे में बताना चाहता हूँ कि अमेरिका के संविधान जो है वो आपका 1787 ईस्वी में बना था, लेकिन लागू जो हुआ था अमेरिका में वो 1789 ईस्वी में हुआ था। और इसके बाद में जो मौलिक अधिकार मूल अधिकार जो है वो इसमें भी नहीं था, बल्कि इसको बाद में 1791 ईस्वी में इसको ऐड किया गया अमेरिका के संविधान से। और उसी से प्रेरित होकर के अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर के हमारे संविधान में मूल अधिकार को क्या कर लिया गया, मूल अधिकार को यहाँ से उठा करके ऐड कर दिया गया। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया, अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, महाभियोग लिया गया है, जो कि आपका महाभियोग जो लगाई जाती है वो आर्टिकल 61 में लगाई जाती है। यहाँ तक हमारे बात हो गया। ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करता हूँ तो ऑस्ट्रेलिया से आपका लिया गया है समवर्ती सूची लिया गया। क्या लिया गया, समवर्ती सूची लिया गया है। प्रस्तावना का भाषा लिया गया है, प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जापान की बात करते हैं तो जापान से आपका लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। और जापान से और आपका जो है वो क्या लिया गया है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करें। यूएसएसआर के संविधान से क्या क्या लिया गया था, आप कहेंगे मौलिक कर्तव्य लिया गया, मूल कर्तव्य लिया गया, पंचवर्षीय योजना लिया गया है। मूल अधिकार के अगर मैं बात करता हूँ तो मूल अधिकार जो है वो यानी कि फंडामेंटल राइट जो है वो भाग 3 में है। कितने है, भाग 3 में है। और आर्टिकल्स की बात करते हैं तो 12 से 35 में ये मौजूद है। ये भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हुआ जी, आप कहेंगे बिल्कुल।
अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिकीय कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। मतलब नाम की राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि भारत सरकार की कोई भी अगर काम होती है तो वो राष्ट्रपति के नाम पर ही की जाती है। तो वो किस आर्टिकल्स में है? एक आर्टिकल आप जानते होंगे कि आर्टिकल 77 है, जिसमें भारत सरकार के कोई भी कार्य अगर किया जाता है, जिस भी कार्य को किया जाता है, वो भारत सरकार वो उसके राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति राष्ट्र राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। चाहे तो वो किसी भी देश के साथ युद्ध करना हो, या तो फिर किसी भी देश के साथ समझौता करना हो, या तो फिर किसी भी देश के साथ या एग्रीमेंट करना हो, वो आपको राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाएंगे। चाहे तो वो कुछ भी हो, भारत सरकार के वो कार्य है तो वो राष्ट्रपति के नाम से ही की जाएगी। उसके बाद एक और आर्टिकल्स आता है, आर्टिकल 67, जिसमें यह है कि भारत का जो एक उपराष्ट्रपति होता है उसका टेन्योर यानी कि कार्यकाल जो है वो आपका 5 साल का होगा। आर्टिकल्स 81 यानी कि 81 में लोकसभा के बारे में बात किया गया। लोकसभा में अभी वर्तमान में सीटों की संख्या कितनी है जी? तो आप कहेंगे 543 है, जिसमें से 524 जो है वो आपका राज्य 524 जो है वो आपका राज्यों के द्वारा आती है, और यूटी जो आती है वो आपका 19 आती है। कितनी आती है? आप कहेंगे कि 19 आती है। आगे बात करते हैं आर्टिकल्स 48, आर्टिकल्स 48 जिसमें जो है वो कृषि एवं पशुपालन का वर्णन किया गया है। एक और आर्टिकल्स आता है 48 का ए, जिसको बाद में 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में इसको ऐड किया गया था, पर्यावरण एवं वन्य जीवन संरक्षण। और आर्टिकल्स की बात करते हैं तो आर्टिकल 63 में आपका जो है भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया कि भारत का जो है वो एक उपराष्ट्रपति होगा। अगर मैं आगे कुछ लिखता हूँ आपके सामने तो एक और आर्टिकल्स होता है 52। कितनी होती है? 52, जिसमें भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताता है कि भारत का एक जो होगा वो आपका क्या होगा? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। एक और आर्टिकल्स आती है 75। क्या आती है? 75, जिसमें है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पीएम की क्या होगा? तो पीएम की अपॉइंटमेंट की जाएगी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटमेंट मिलेगी। और कोई सारे आर्टिकल्स छूट रहा और बाकी सारे आर्टिकल्स को हम नीचे चर्चा करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि भारत के संविधान के किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर विधायक की निर्हरता के प्रावधान है? मतलब कि जो आपका जो भारतीय संविधान में जो अनुसूची है उसके मामले में ये बात किया जा रहा। तो दल बदल कानून के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दल बदल कानून जो है वो आपका जो है वो शेड्यूल्स कितने में है? तो आप कहेंगे शेड्यूल्स जो है वो आपका 10 में। लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि जब लागू हुआ था, जब संविधान जो है वो लागू हुआ था, आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो हुआ था वो लागू हुआ था, तब जो है वो जब जो शेड्यूल्स जो था यानी कि शेड्यूल जो था वो कितना था? 8 था। लेकिन अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं अभी, तो अभी टोटल जो शेड्यूल्स जो है वो कितने हैं? तो आपका टोटल शेड्यूल्स जो है वो आपका अभी है 12 है। लेकिन ये 12 बाद में जुटा ना, तो उसी में से एक आती है दल बदल। तो दल बदल कानून जो है वो कैसे ऐड होता है? दल बदल कानून के पीछे एक स्टोरी ये है कि हरियाणा विधानसभा सिरसा की मैं बात करता हूँ, तो उसमें एक विधायक हुआ करते थे, गयालाल। तो गयालाल ने अपने बैक टू बैक 3 पार्टियां बदली। कितने? 3 पार्टियां बदली, और इसी के वजह से संसद ने एक अधिनियम पारित कर दिया, दल बदल कानून।
इसमें इसमें जो है वो जब जब गयालाल ने बैक टू बैक 3 पार्टियां बदली तो उनका मजाक बन गया। उन्होंने बाकी लोगों ने ये कहा कि पहले गयालाल थे, अब आयालाल बन गए, फिर गयालाल बन गए, फिर आयालाल बन गए और फिर गयालाल बनेंगे और आयालाल बन जाएंगे। इस तरीके से उस विधायक की मजाक बन गई और जिसके बाद संसद ने एक जो है वो अधिनियम पारित कर दिया, दल बदल कानून, जो कि शेड्यूल 10 में ऐड किया गया। 10वां शेड्यूल्स में ऐड किया गया दल बदल कानून को। अब दल बदल कानून में जो है वो जब संसद ने ये पारित किया था, तब इसमें कहा गया कि जब भी कोई विधायक किसी सांसद या कि तो जब भी कोई विधायक जो है वो कोई भी सांसद या तो फिर कोई भी अपने विधायक को छोड़कर, विधायक की पार्टी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी में अगर ज्वाइन होने के लिए जाता है, तो ऐसे में जो संसद छोड़कर जा रहा है या तो जो विधायक के रूप में वो जा रहा है, तो वहां जाने के बाद उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल या तो फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में उसको ज्वाइन नहीं किया जाएगा। उसको एज अ पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में ज्वाइन करना होगा। ये संसद ने अपनी अधिनियम के द्वारा ये पारित कर दिया, दल बदल कानून हो गया। जिसके बाद जो है वो जब भी कोई विधायक जाती है तो वो एज अ विधायक के रूप में एज अ लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में वो ज्वाइन नहीं करता है, बल्कि वो एक पार्टी मेंबर के रूप में ज्वाइन करता। यहाँ पर देखिए 10वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, सॉरी 10वें अनुसूची में दल बदल कानून को जोड़ा गया था, जिसमें 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत ये किया गया था। ये आपसे पूछ लेगा। उसके बाद में एक और शेड्यूल्स आती है आपका 11। 11 कितना आती है? 11 आते हैं, जिसमें 73वां संविधान संशोधन 1952, कितना 1952, 1900 सॉरी 1952 नहीं, 1992 में पंचायती राज को इसमें ऐड किया गया। उसके बाद में एक आती है 8वीं अनुसूची, जिसमें भाषा को जोड़ा गया। किसका जोड़ा गया? भाषा को जोड़ा गया है। और भाषा जो था वो अभी वर्तमान में कितना है, तो आप कहेंगे 22 भाषा है। कितनी है? 22 भाषा है। अनुसूची की बात करते हैं तो 9वां अनुसूची है, जो कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 के तहत लैंड रिफॉर्म यानी कि भूमि सुधार से संबंधित इसको ऐड किया गया। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के संबंध में मंत्रियों के अधिकारों के संदर्भ में करता है? तो कौन सा करता है? आर्टिकल 177। आर्टिकल 177 में क्या है? आर्टिकल 177 में है कि जो आपका जो मंत्री जो है या तो फिर राज्य महाधिवक्ता जो है, वो विधानमंडल में क्या कर सकता है? वो विधानमंडल में हिस्सा ले सकता है। क्या ले सकता है? हिस्सा ले सकता है, विचार विमर्श कर सकता है। क्या कर सकता है? विचार विमर्श कर सकता है, लेकिन उसको मात देने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। आर्टिकल्स 177 के पहले 176, इसमें क्या है? इसमें राज्यपाल का विधानमंडल यानी कि लेजिस्लेचर में विशेष अभिभाषण है। आर्टिकल्स 178 में विधानमंडल के एक उपाध्यक्ष और एक अध्यक्ष होंगे, 2 होंगे। और आर्टिकल्स 175 में राज्यपाल के विधानमंडल के सदनों को संबोधित कर सकते हैं। ये जो है वो आर्टिकल्स 175 में। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि अपसौर जो है ना, अपसौर की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच अनुमानित दूरी रहती है। अगर मैं बात करूं अपसौर, एक तो होता है उपसौर होती है, क्या होती है? उपसौर होती है, और एक तो होती है अपसौर होती है। देखिए उपसौर को अगर आप ऐसे देखिएगा तो उपसौर यहाँ पे ऐसे 3 टाइप के दिख रहे हैं, खड़े 3 टाइप के दिख रहे हैं। तो एक यहाँ पे एक ट्रिक है कि 3 जनवरी 3 जनवरी को मिलन हुआ, 4 जुलाई को जुदाई, यानी कि मिलन जब रहती है तब एक दूसरे के पास रहती है। तो 3 जनवरी को पास रहती है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे के पास रहती है। तब उस समय को कहते हैं, उस घटना को कहते हैं उपसौर कहते हैं।
और उपसौर जब होती है तब 14.9 करोड़ किलोमीटर की दूरी रहती है पृथ्वी और सूर्य के बीच में। यानी कि अगर मिलियन में बात किया जाए तो 149 मिलियन रहती है। अगर मैं 4 जुलाई की बात करता हूँ तो 4 जुलाई को मैंने ट्वीट में क्या लिखा है कि 4 जुलाई को जो होती है वो आपका होती है जुदाई। जुदाई में दूर रहती है यानी कि अपसौर रहती है, यानी कि पृथ्वी और सूर्य सबसे दूर रहती है, जिसमें 15.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर रहती है। यानी कि अगर मिलियन में बात की जाए तो एक सौ बावन मिलियन किलोमीटर की दूरी पर रहती है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि 1 डिग्री, क्या बोलता है, 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तो देखिए, एक एक डिग्री अक्षांश लगभग कितने कितने किलोमीटर के बराबर होते हैं, तो कितने किलोमीटर के बराबर होती है। अब देखिए, ये एक गोल सा जो है वो क्या है, ग्लोब है, और ग्लोब के सबसे बीचों बीच जो गुजरती है उसको कहते हैं विषुवत रेखा, यानी कि भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, इक्वेटर भी उसको कहते हैं, या तो फिर कह ले उसको 0 डिग्री अक्षांश कह लेते हैं, या तो फिर विषुवत रेखा कह लेते हैं, जो भी कहना है आप कह लीजिए। तो इसको से ये जो लाइन आप दिख रहे हैं, ये लाइन डॉट 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 दिख रहा, ये जो आपका है वो आपका एक 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच ये जो है वो ये गैपिंग है, यानी कि 1 डिग्री अक्षांश है। फिर इसको ऊपर आएंगे तो ये आपका जो है वो आपका 2 डिग्री अक्षांश है, और इस तरीके से जो है वो आगे बढ़ते हुए ये जो है वो यहाँ तक पहुंचती है, और ये 90 डिग्री अक्षांश है। क्या है, 90 डिग्री जो क्या है, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री अक्षांश है। और ये ऐसे करते करते साउथ में आती है, तो ये भी आपका 90 डिग्री जो है वो आपका अक्षांश है। 90 डिग्री क्या है, अक्षांश है। तो ये देखिए, यहाँ 0 डिग्री से आपका 1 डिग्री, 0 डिग्री से 1 डिग्री के बीच की जो गैपिंग है, क्या है, बीच की जो गैपिंग है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कटिबंध बोलते हैं। यानी कटिबंध मतलब क्या होती है, कटिबंध बोले या तो फिर हम जोन इसको बोल लें, ये बोलते हैं, जोन बोलते हैं। और इसको ये 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच में जो गैपिंग होती है उसको बोला जाता है कि ये जो है वो 111 किलोमीटर की जो है वो दूरी है। कितना है, 111 किलोमीटर की क्या है, तो आपका 111 किलोमीटर की जी क्या है, आपका 111 किलोमीटर जो है वो ये दूरी पर है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्म धारा यानी कि वार्म करंट है। तो कौन सा है जी, आप कहेंगे लैब्राडोर, फ्रॉगलैंड धारा, कैनरी धारा, ये सब तो आपका जो है वो आपका ठंडी धारा है। क्या है जी, ठंडी धारा। लेकिन आपका गल्फ स्ट्रीम जो है ना वो ये उत्तरी धारा है। क्या है, ये जो है वो आपका गर्म धारा, और उत्तरी अटलांटिक में ये जो है वो बहती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि विश्व का वह एकमात्र देश कौन सा है। क्या कहता है कि विश्व का वह एकमात्र देश कौन सा है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। बाघ और शेर क्या करते हैं, दोनों पाए जाते हैं। तो ये आपका कहाँ पे है, तो आप कहेंगे कि ये जो बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपका गिर के जंगल में पाए जाते हैं। कहाँ पे, गिर के जंगल में पाए जाते हैं। और गिर के जंगल जो है वो कहाँ पे है, तो आप कहेंगे गिर के जंगल जो है वो आपका गुजरात में है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो ये कब की डाटा है और कितने यहाँ पे शेर और बाघ है, तो मैं आपको बताऊं कि ये आपका 10 सितंबर 2024, 10 सितंबर 2024 की डाटा है कि आपका शेरों की संख्या जो 674 बताई जाती है। कितना, 674 बताई जाती है। और बाघों की जो संख्या बताई जाती है वो आपका बताई जाती है 3167 बताई जाती है। कितना, 3167 बताई जाती है। अगर ये टाइगर प्रोजेक्ट जो आती है वो कब आती है, तो आप कहेंगे ये 1973 में ही आती है। प्रथम बाघ अभयारण्य जो है वो लॉन्च की जाती है कि हम लोग बाघ की जो है वो एक सुरक्षा करेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में श्री बिल्लू पुथुर हाथी अभयारण्य स्थित है।
तो निम्नलिखित में से किस राज्य में श्री विल्लुपुथूर हाथी अभयारण्य स्थित है? कर्नाटका में क्या? बिल्कुल भी नहीं। तेलंगाना में? बिल्कुल भी नहीं। तमिलनाडु, इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपका श्री विल्लुपुथूर हाथी अभयारण्य है। अगर हाथी अभयारण्य की बात करें टोटल भारत में कितने हैं, तो आपका टोटल भारत में कितने हैं? तो आपका टोटल भारत में 33 है। टोटल जो आपका है वो कितना है? 33 है। अच्छा, सबसे प्रथम हाथी अभयारण्य जो खुला है भारत में वो आपका है, उसका नाम है सिंहभूम हाथी अभयारण्य। क्या है? सिंहभूम हाथी अभयारण्य कहाँ पे है? तो वो झारखंड में है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार, क्या क्वेश्चन है? कहता है कि मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक बरस में कम से कम कितने दिन कार्य करता है? तो एक बरस में कम से कम वह 183 दिन काम करता हो। कितने दिन? 183 दिन। अगर परसेंटेज की बात करें तो 2001 में जो इसका परसेंटेज रहा वो 31% रहा था, और 2011 में अब तो हो गया 77.8% हो गया 2011 में। अगर मैं बात करता हूँ प्रथम बार जो जनगणना जो हुआ था वो आपका हुआ था कब? प्राथमिक प्राथमिक सामाजिक प्रथम सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना, जातिगत जनगणना जो था वो 1931। कब? 1931 में 1931 में ये जनगणना हुआ था। कब हुआ था? प्रथम सामाजिक, जब उस समय इरविन वायसराय हुआ करता था। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि देश में उत्पादित वस्तुओं पर लगने वाला जो कर है, देश में उत्पादित वस्तुओं पर लगाए गए कर क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाते हैं जी? आप कहेंगे वो कहलाती है उत्पादन कर कहलाते हैं। क्या कहलाती है? उत्पादन कर कहलाती है। और विदेशों में आयातों पर लगने वाला कर को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं टेरिफ कहते हैं, टेरिफ। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे? राष्ट्रीय आय की यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष जो रहा था वो आपका रहा था पीसी महालनोबिस, जो कि अध्यक्ष थे। और आपका ये दोनों यानी कि VKRV राव और डी आर गाडगिल, ये दोनों जो थे वो आपका सदस्य थे। कौन थे? ये सदस्य थे। अगर मैं बात करूँ राष्ट्रीय आय समिति के बारे में, तो राष्ट्रीय आय समिति की जो गठन होती है वो 1949 में होती है, लेकिन 1955 से यह कार्य शुरू किया जाता है CSO के द्वारा। CSO को बोल सकते हैं आप, CSO को बोल सकते हैं केंद्रीय सांख्यिकी ऑफिस आप बोल सकते हैं। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक है? तो किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक है जी? आप कहेंगे सिल्वर की। इसकी चालकता जो है ना, सिल्वर की चालकता तो नहीं है, लेकिन क्रोमियम आयरन, ये आयरन, हाँ इसका जो है वो चालकता जो है वो अधिक है। क्रोमियम नहीं। ये उच्च चालकता वाले यहाँ पे आप देख सकते हैं, चांदी है, तांबा है, लोहा है, सोना, और एक और आती है सोना के बाद आपका होती है एल्यूमिनियम। क्या होती है? एल्यूमिनियम जो होती है ना, इसकी भी चालकता जो होती है वो अधिक होती है। अगर प्रतिरोधकता की अगर हम बात करते हैं तो प्रतिरोधकता में आपका आ जाती है एवोनाइट हो जाती है, टंगस्टन हो जाती है, नाइक्रोम हो जाती है। ये सब की जो प्रतिरोधकता है जो बहुत ज्यादा होती है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि 18 वाट, कहता है 18 वोल्ट की बैटरी से जलने वाला एक विद्युत बल्ब 3 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है, तो वाल्व का प्रतिरोध क्या होगा? अगर मैं बात करता हूँ, आपको पता होगा, देखिए यहाँ पे दे रखा है V बराबर दे रखा है कितना? 18 दे रखा। और एम्पियर की बात करते हैं तो एम्पियर दे रखा है आपका 3 दे रखा। तो यहाँ से वो पूछता है कि मुझे जो है वो प्रतिरोध बताइए, प्रतिरोध क्या होगा? तो आपको जानते होंगे V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है I और R होता है। तो V कितना दे रखा है? आप कहें कि 18 दे रखा है, और I कितना दे रखा है? तो 3 दे रखा, और गुने में कितना है? R है। तो यहाँ से ये कटेगा तो 3 छका 18, यानी कि R बराबर में कितना हो जाएगा? 6।
6 हो जाएगा 6 ओम। तो 6 ओम आपका जो है बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित नहीं है, तब कहेंगे किस किस से जो है, तो किसके आप कहेंगे राधा रेड्डी जो कुचिपुड़ी से संबंधित है। बेमपति चिन्ना सत्यम, बेम बेमपति चिन्ना सत्यम जो है वो, और आपका बैजयंती काशी, ये जो संबंधित है वो कुचिपुड़ी से संबंधित है। घनकांत वोरा वोरवायान ये जो संबंधित है ये सत्रिया से संबंधित है। और सत्रिया कहाँ की है, तो आप कहेंगे ये असम की है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि भोगोरिया भोगोरिया स्वांग भोगोरिया स्वांग निम्नलिखित में से किस त्योहार से संबंधित है। तो भोगोरिया स्वांग जो है ना वो आपका दीपावली से नहीं जी, दशहरा से बिल्कुल भी नहीं जी, शिवरात्रि से बिल्कुल भी नहीं, आपका होली इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। होली पर मनाई जाती है एमपी में और महाराष्ट्र में मनाई जाती है। अन्य त्योहार की बात करते हैं, अन्य जनजातियों के द्वारा ये मनाई जाती है, जैसे हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाई जाती है, टूसू पर्व जो है वो झारखंड में मनाई जाती है, और बस्तर दशहरा आपका जो मनाई जाती है वो छत्तीसगढ़ में मनाई जाती है।